रहती है, इससे काम चला। चलिए चलिए, ओके ओके, कोई बात नहीं। आज मैंने इसलिए थोड़ा सा मस्ती करवा ली आपको 5-10 मिनट की, आप लोग रिलैक्स हो जाए। आप लोग कहते हो मैम कंटिन्यू क्लास होती है, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। चलो कोई नहीं, अब हम अपने चैप्टर पे आ रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बुक्स लेकर सब बैठे हुए हैं ना अपनी? यस मैम। फाइन। बच्चों, हमारा जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एक बार उसको ओपन कीजिए। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। शॉक थेरेपी हमने पूरा पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। यस, पूरा डिस्कस हो गया था हमारा शॉक थेरेपी। हो गए थे। एक बार मैं वो आप लोगों को एक बार पीडीएफ दिखा देती हूँ जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं उसकी वीडियो मैं आप लोगों को एक बार दिखा रही हूँ। वीडियो नहीं, पीडीएफ, सॉरी। हमारा जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि बाइपोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइपोलैरिटी? यस, हमने पढ़ा था। मैंने इसके अलावा आपको ये भी बताया था कि यूनिपोलर वर्ड क्या होता है, बाइपोलर वर्ड क्या होता है, ये भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमने यूएसएसआर के बारे में डिस्कस किया था। यस यस, यूएसएसआर हमारा डिस्कस हो चुका है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूएसएसआर के टॉपिक में? उसके डिसइंटीग्रेशन, उसके कॉजेस, इन सब में, उसके फीचर्स, इन सब में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है, ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यानी ये चीज जो है वो हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद शॉक थेरेपी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी। आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे। यस यस मैम। यस। और जब आप बुक खोलते हो तो उसके हिसाब से आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी, बर्लिन वॉल, फीचर्स ऑफ बर्लिन वॉल, फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, गोर्बाचेव और उसके रिफॉर्म्स, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसके अलावा सोवियत लीडर 1917 से 1991 तक जो भी थे। और इसके अलावा हम लोगों ने बात कर ली थी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोवियत सिस्टम। मैम इसके साथ, हाँ बेटा चेतना बोलो। मैम किसी भी लीडर के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि एग्जाम में? बिल्कुल 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 आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में आ सकता है चेतना। मैम जो बुक की साइड साइड में बॉक्स होते हैं वो भी पूरे लर्न करने पड़ेंगे? बिल्कुल, आपको टाइमलाइन सारी याद करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये टाइमलाइन नहीं आएगी। आपको सारी टाइमलाइन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं जो मैं करवा रही हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, और वो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट। फाइन फाइन बच्चों। यस मैम। ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो पूरा नहीं आएगा, जिसका नाम है यूएस हेजेमनी। है आपका चैप्टर नंबर 3? ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 3, ओपन कीजिए। आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम है यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये चैप्टर आपके वैसे तो डिलीट हो गया है, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके सिलेबस में आएंगे। आर यू लिसनिंग मी स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो आपको उससे क्या है, क्लियर हो जाएगा कि हमें यूएस हेजेमोनी वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से न्यू कंटेंट पढ़ने हैं। ओके, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड? आपके हिसाब से यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जस्ट ओनली रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, डोंट स्पीक अप। Okay, yes, start with Neha. Neha, what do you mean by unipolar? जब सिंगल पावर हो। Sorry Neha, you are not audible बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम जब सिंगल पावर हो। Okay, आस्था आप क्या कहते हो, यूनिपोलर वर्ड क्या होता है? मैम जो एक सिंगल रूलर होता है। जो एक सिंगल रूलर होता है, that is known as the unipolar. Okay, चेतना?
मैम मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है और उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा कंट्रीज को। तो दैट इज नोन एज यूनिपोलर। ओके, ये यूनिपोलर वर्ड जो है वो कब आया, इस वर्ड का यूज हम लोगों ने कौन से ईयर में किया? मैम 1990। साल मैम खत्म हम्म, उसके बाद यूनिपोलर वर्ड हो गया था। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तब यूनिपोलर वर्ड हमारे सामने आया, यानी हम कह सकते हैं द पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। यस, यस यस। मैम, तभी हुआ था तभी हुआ था, डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि बेटा हमें इंटरकनेक्ट करना होगा। जो आपने जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा है ना, जो आपने फर्स्ट चैप्टर रीड किया है, उसको आपको इंटरकनेक्ट करते हुए आंसर्स देने होंगे। जब हम कोई आंसर देते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें और चैप्टर से इसको इंटरकनेक्ट कैसे करना है। तो हम इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर से इंटरकनेक्ट करके बोलेंगे, तो हम ये कहेंगे कि द पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वेयर द यूएसए इज लेफ्ट विदाउट एनी सीरियस राइवल इज नोन एज यूएस डोमिनेंस और यूनिपोलर वर्ल्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा रिपीट करूं एक बार? मैम यूनिपोलर वर्ल्ड कहा गया था क्या? हाँ जी, यूनिपोलर वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड? सुनाई दे रहा है चेतना? हाँ मैम। फाइन। तो यहाँ हम यूनिपोलर वर्ल्ड यूज कर रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है द पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जब कोल्ड वॉर जो थी वो पूरी तरह से एंड हो गई थी, एंड वेयर द यूएसए इज लेफ्ट, यूएसए जो था वो क्या हो गया था, यूएसए वाज लेफ्ट विदाउट एनी सीरियस राइवल, उनके पास कोई राइवल नहीं रहा था। अमेरिका के जो टक्कर में, जिसे कहते हैं अमेरिका के टक्कर में, कोई उनका जो राइवल था, कोई अगेंस्ट में जो पर्सन कंट्री था, ऐसा कोई कंट्री नहीं रहा। ऐसे देश को, ऐसी जगह को, ऐसे टाइम को हम, दैट इज नोन एज यूनिपोलर वर्ल्ड और दैट इज नोन एज यूएस डोमिनेंस। इज इट क्लियर? यस मैम। यूएस यूनिपोलर और जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ यूएस डोमिनेंस आर सेम, दोनों ही सेम वर्ड है। फाइन, चाहे आप उसको यूनिपोलर वर्ड कह लीजिए या आप उसको क्या कह सकते हो, यूएस डोमिनेंस। यूएस डोमिनेंस का मतलब आई होप कि आप सबको समझ में आ गया यहाँ मैं किसको फोकस कर रही हूँ। यूएसए। बिल्कुल, यहाँ मैं यूएसए को फोकस कर रही हूँ। फाइन। तो यहाँ पर मैंने जो स्लाइड आपको दिखाई है, ये स्लाइड इसी चीज को बता रही है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स द पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वेयर द यूएसए इज लेफ्ट विदाउट एनी सीरियस राइवल इज नोन एज यूएस डोमिनेंस और यूनिपोलर वर्ल्ड। टुडे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल स्टेट कंट्री एंड दैट इज द यूएसए। इसका मतलब क्या है, इसका, इस लाइन का मतलब समझ में आया जो मैंने लास्ट में लाइन रिपीट की है आपको? लास्ट में जो लाइन यस है वो मैम। क्या बता रही है? हाँ बोलो बेटा। मैम मेरे को समझ में आ गई। आ गई? तो बताओ क्या आया मतलब समझ में। मैम वर्ल्ड के जो बाकी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, वो जो भी अपनी जैसे कि इकोनॉमिक, मिलिट्री से हम्म, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बेसिकली यूएसए से होते हैं, क्योंकि वो ही अब बिल्कुल। भारत हम भारत को इकोनॉमिकली कर भी, रहा है। हम पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी हम किससे इन्फ्लुएंस है? आज हर कंट्री किससे इन्फ्लुएंस है? यूएसए से। इसलिए हम यूएसए को क्या बोलते हैं, यूएसए जो है वो सबसे बड़ी पावर है इस टाइम, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस जो हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, यूएसए के थ्रू हो रहे हैं। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होते ही, डिसइंटीग्रेट होते ही इंडिया, जो आपका अमेरिका था, जो यूएसए था, वो पूरी तरह से कैसा कंट्री हो गया, कैसा वर्ल्ड हो गया, दैट इज नोन एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इसी को, यूएसए को ही क्या कहा जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता है। यानी हम लोग कल्चरली भी किसको फॉलो करते हैं, हम पॉलिटिकली भी किसको फॉलो कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकली भी किसको फॉलो कर रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यूएसए से। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम आपने लास्ट चैप्टर तो कंप्लीट करवाया ही नहीं। अब कौन सा चैप्टर रह गया भाई? द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। कहाँ कहाँ, क्या रहा, क्या रहा, बताओ बताओ बताओ, क्या छोड़ा मैंने? मैम आपने टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट तो करवाया ही नहीं।
अच्छा टेंशन वो और मैं जो बाद में रिलेशन करूंगी। अरे 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 सुनो 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 चेतना, वो सबसे कौन लास्ट सा में टॉपिक जाएगा। कह रही है चेतना? ये एक्चुअली एंड ऑफ बायपोलरिटी का, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यही कह रहे हो ना? हाँ यस मैम। यस मैम। यही बोल रहे हो ना आप? ये इसी का पार्ट है, इसी से मिलता हुआ पार्ट है ये भी, जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी तुम्हें। ये सब इसमें मर्ज हो जाएगा, डोंट वरी, मैं आगे समझा दूंगी इसको। फाइन ठीक है मैम। है ना? और वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा मुझे पहले आपको वो चीज पढ़ानी पड़ेगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर वर्ल्ड जो है, यूएस हेजेमोनी जो है, पहले वो आएगा, फिर हम टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? यस मैम। पहले हम फ्लैशबैक पे जाते हैं ना, तो ये फ्लैशबैक है आपका। पहुंचे आगे? आगे चले। यस अब मैम। यहाँ पर यूएस, जो हम हेजेमोनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें यूएसए के पास 3 पावर्स थी। हम यहाँ पर यूएसए को लेकर जब हम बात करते हैं, तो यूएसए की जो पावर्स थी वो 3 तरह की इंपॉर्टेंट पावर्स थी। फर्स्ट पावर इज नोन एज हार्ड पावर, सेकेंड पावर इज नोन एज स्ट्रक्चरल पावर, एंड थर्ड वन इज सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर क्या होती है? किसको हम हार्ड पावर कहते हैं? किसको कहेंगे हम हार्ड पावर? मिलिट्री वगैरह। बिल्कुल, मिलिट्री जो है, मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है वो किसकी थी? यूएसए की। यूएसए जो है वो हमेशा मिलिट्री को लेकर बहुत ज्यादा सुपीरियर रहा है बजाय और देशों के। यदि मैं इकोनॉमिक सुपीरियरिटी की बात करूं, यानी स्ट्रक्चरल पावर की बात करूं, तो इकोनॉमिकली भी यूएसए जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर रहा है। अगर मैं सॉफ्ट पावर की बात करूं, तो सॉफ्ट पावर हमारा कल्चरल सुपीरियरिटी होता है, और उसको यदि मैं देखती हूँ तो दैट वाज आल्सो अ वेरी पावरफुल, USA was also the powerful for this one. मिलिट्री सुपीरियरिटी रहा, इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा सुपीरियर रहा, और कल्चरल भी। आज भी हम इन तीनों चीजों को लेकर जब बात करते हैं, तो हम इन तीनों चीजों से यूएसए के इन्फ्लुएंस हैं। चाहे मिलिट्री पावर हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो, चाहे कल्चरल पावर हो, तीनों चीजें ही आज भी यूएसए की बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फाइन, इज इट मैम क्लियर? पॉलिटिकली भी तो सुपीरियर है वो। बिल्कुल, पॉलिटिकली भी सुपीरियर है, बट मैं यहाँ पर 3 चीजों को लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले मिलिट्री पावर को लेकर चल रही हूँ, सेकंड में कल्चर पावर को लेकर चल रही हूँ, थर्ड वन में आपको इकोनॉमिकली सुपीरियर बता रही हूँ उसको। देखो पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल सुपीरियरिटी है वहां पर, लेकिन आज और भी कंट्री ऐसे हैं जो पॉलिटिकली सुपीरियर हैं, ऐसा नहीं है और कंट्री नहीं है। बट जब हम फॉलो करने की बात करते हैं, यूएसए को हम फॉलो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से हम फॉलो कर रहे हैं? तो यूएसए सबसे ज्यादा मिलिट्री को, उसकी इकोनॉमिक को और उसके कल्चर को हम ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। आप नोटिस करो, आप खुद सोचो कि जब हम मिलिट्री की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यूएसए की मिलिट्री कैसी है, बहुत पावरफुल है कि नहीं है? वो और देशों की मदद करता है कि नहीं करता इसको लेकर? बताओ बताओ, मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि नहीं है? मैम है, जितनी इसी वजह से बहुत सारे नेशंस उसके साथ अच्छे रिलेशंस रखने के लिए रिलेशंस तैयार रखते हैं, रहते इंडिया का भी यही हाल है। इकोनॉमिक हैं। सुपीरियरिटी यस की बात, मैम। इकोनॉमिक सुपीरियरिटी की बात करते हैं, कल्चरल सुपीरियरिटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यूएसए जो है वो सबसे पावरफुल है। पर पॉलिटिकल सुपीरियरिटी को जो हम लेके चलते हैं, तो वो आपको और कंट्रीज में भी दिखाई देगी। लेकिन ये 3 पावर्स जो है, ये 3 जो सुपीरियरिटी है, वो केवल कहाँ दिखाई देंगी? आपको यूएसए में ही दिखाई देंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट? मैम कल्चरल कैसे सुपीरियर है, एक बार बताना। आप ये बताओ, आप उनका कल्चर अडॉप्ट करते हो कि नहीं करते हो? जैसे इंग्लिश वगैरह। आप जल्दी से, आप पहले पिज्जा बर्गर जानते थे कि इंडिया वाले पिज्जा बर्गर क्या होते हैं? मैम ये कल्चर थोड़ी ना हुआ, उनकी संस्कृति वाओ, ये थोड़ी ना। कल्चर नहीं है, फूड मैम कल्चर नहीं है। मैम लेकिन पिज्जा तो कहीं और कंट्री का है और मीन्स नहीं, इससे मतलब नहीं है हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम यूएसए को, है कहीं कौन से कंट्री का है? तो वेस्टर्न कंट्रीज का ही। बताओ कौन से कंट्री का है? मैम इटली। आपके एजुकेशन जो है, आपकी जो एजुकेशन है, अगर यदि मैं उसको लेकर चलती हूँ, तो वो कहाँ से, आप क्या करते हो, आप क्या सीखते हो? सबसे पहले आपने जो इंटरनेट और ये सब जो बातें की हैं, जो आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस की जो लेकिन पढ़ाई मैम कर, ये कल्चर में थोड़ी ना आएगा। ये कल्चर में नहीं आएगा। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं आएगा, बट फूड आपका कल्चर में ही आएगा। आप ये नहीं कह नहीं सकते कि मैम फूड वो जो है वो संस्कृति में कैसे आया, जैसे मैम वो उत्तर संस्कृति को जोड़ जो रही भी। हूँ, संस्कृति को जोड़ रही हूँ बेटा, संस्कृति को भी जोड़ रही हूँ। जस्ट वेट वेट फॉर 1 मिनट, संस्कृति को भी जोड़ रही हूँ इसमें।
संस्कृति में कैसे आया, आज जो आपका पहनावा है, आपका जो रहने का तरीका है, जो पहनने का तरीका है, कैसा है, किसको अडॉप्ट मैम किया? है तो इंडिया मैम में वेस्टर्न ही, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है तो मैम। वेस्टर्न ना, ये मत लेकिन नहीं, है तो वेस्टर्न। और वो तो इन्फ्लुएंस मैम किससे? कई लोग सूट भी तो पहनते हैं। अरे यार, हम लोगों ने मैम मैं अडॉप्ट समझ तो गई, किया, समझ गई। हमने इन्फ्लुएंस अडॉप्ट तो तो है किया। मुझसे। क्या क्या चेतना? मैम मुझसे इन्फ्लुएंस तो है। इन्फ्लुएंस तो है ना, कल्चरली हम इन्फ्लुएंस हैं कि नहीं? इवन आप ये सेलिब्रेट करते हो, ये क्रिसमस डे करते हो सेलिब्रेट? नो मैम। नहीं करते, कोई भी नहीं करता क्रिसमस। ठीक है, अब आप लोग कहना 25 दिसंबर की मैम छुट्टी करवाओ, फिर मैं बताती हूँ। मैम छुट्टी छुट्टी तो मिलती है मैम, पड़ेगी। कोई छुट्टी का मतलब नाम नहीं सबसे है। पहले कौन लेता है? हम ही तो लेते हैं। चेतना मीना। हाँ क्या? चेतना मीना। हम एक्सेप्ट कर लिए, हम फॉलो करते हैं बस। करते हैं बेटा, हम इन्फ्लुएंस हैं हर चीज में, कल्चर में भी, इवन इकोनॉमिक। अगर आप इकोनॉमी देखो, सबसे ज्यादा पावरफुल जो इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी सुपीरियरिटी। तो मैम चाइना की जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है तो उनकी ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन पे, क्या लेकिन सकती है। अगर मैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, चाइना के आज आज के टाइम में चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड हम जो फॉलो करते हैं, हम किसका करते हैं? हम यूएसए का ही करते हैं। डॉलर, डॉलर चाइना का है क्या? नो नो, यूएसए तो का ये हम है। हर तरह से हम लोगों ने जो फॉलो किया, देखो यहाँ पर दो पैटर्न है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि हम इस कंट्री को फॉलो करते हैं, हम कह रहे हैं दो पैटर्न की बात कर रही हूँ, दो आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ। पहली आइडियोलॉजी कौन सी है आपकी? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कौन सी? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और दूसरी आइडियोलॉजी किसकी थी आपकी? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, जो यूएसए की थी। तो इन दोनों में आज भी हम दोनों को क्या करते हैं? आज भी हम सोशलिस्ट को, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी है? क्योंकि हम दोनों चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमने यूएसए से हम इन्फ्लुएंस नहीं है, हम आज यूएसए से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। उनका पहनावा, उनके रहन सहन, उनका खाना पीना आज हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं है, हम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस है। इवन आपकी जो एमबीए की डिग्री है, वो बताइए कहाँ की है? आप लोग एमबीए की डिग्री लेते हैं इंडिया में, वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? मैम यूएस। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम फॉलो नहीं करते? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यूएसए से इन्फ्लुएंस होके अडॉप्ट की हैं। फाइन, ये हो गया यूएस हेजेमोनी की स्टार्टिंग। ये मैं आपको बता दिया मैंने, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, किस तरीके से यूएसए जो है वो एक हेजेमोनी पावर बना, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब जो हमारा नया कंटेंट इस चैप्टर में ऐड हुआ है वो कौन कौन सा है? सबसे पहला जो कंटेंट ऐड हुआ है वो हुआ है आपका मिडिल ईस्ट क्राइसिस। सुनाई दे रहा है मैंने क्या बोला? मिडिल ईस्ट क्राइसिस। सब समझ में आ रहा है सबको? मिडिल ईस्ट क्राइसिस का मतलब किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर? मिडिल ईस्ट क्राइसिस का जब मैं नाम ले रही हूँ तो आप किसकी बात करेंगे यहाँ पर? जल्दी बताइए। मैम यूरोप। यूरोप की बात करेंगे। वाह, सो डिप्रेशन नाइस। की, किसकी? ग्रेट डिप्रेशन की। हाँ, तो कौन से ग्रेट डिप्रेशन की बात करोगे? कौन से टेंशन की बात करोगे? किसकी, कौन से कंट्री की बात करोगे? यूएसए। जब मैं मिडिल ईस्ट की बात करती हूँ, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जैसे ही मैं बात करती हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है अफगानिस्तान का। यस और नो? यस मैम। सबसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है वो अफगानिस्तान, और दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा गल्फ वॉर। इसके बाद जो एक नया कंटेंट जुड़ा है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड क्या था? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन। मैम पहले थर्ड, इतना सारा कोर्स जो ऊपर से तो सारे नए टॉपिक अलग। बिल्कुल, ये टॉपिक मैं आपको अभी नेक्स्ट पीडीएफ में दिखाने जा रही हूँ। मैं भी भूल गई तीसरा टॉपिक कौन सा था। यस, थर्ड मैम टॉपिक ये इज, बुक में भी है क्या? नहीं ये बुक में नहीं है, सॉरी मैम, दिस इज नॉट इन योर बुक। बताओ मैम बुक मैम क्या? ना बोलो मैम, मैम है इसलिए मैं मैम। कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, जो मैं स्ट्रक्चरल पीडीएफ और दिखा रही हूँ, शो कर रही पावर हूँ, तो प्लीज राइट डाउन इट इन योर कॉपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। है ये भगवान। नया टॉपिक है और 100% ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से। मैम हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर, ये सब तो है। मैम बुक में नहीं है, वो देना भी तो नहीं चाहिए ना।
नहीं वो तो है, हार्ड पावर और स्ट्रक्चर पावर तो ये दे रखी ना आपके लेफ्ट में, तो दे रखी है चैप्टर के लेफ्ट में, लास्ट में। मैम वो भी क्या? ये तो दे रखी है, इसकी बात नहीं कर रही मैं न्यू कंटेंट्स की बात कर रही हूँ कि न्यू कंटेंट्स कौन कौन से आपके ऐड हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऐड हुआ है, CIS एंड द 21st सेंचुरी, और लास्ट वन इज अरब स्प्रिंग। ये सारे आपके नेक्स्ट टॉपिक हैं जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो इसके न्यू कंटेंट्स हैं जो इसमें मर्ज हुए हैं। मैम लेकिन को लिख लेने दीजिए एक बार। हाँ लिख लो, श्योर श्योर बेटा लिख लीजिए। CIS की फुल फॉर्म भी लिख लो, CIS की फुल फॉर्म भी लिख लो। बोलूं? नो मैम 1 मिनट रुकिए। ओके 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 ओके। मैम लेकिन इस बुक में तो है नहीं, तो आप हमको नोट्स प्रोवाइड कर दोगे ना इन चारों टॉपिक के ऊपर? बेटा आस्था ये नोट्स ही है जो मैं आपको PDF में दिखा रही हूँ। PDF भेज देना ना। वाह सो नाइस, कितने प्यारे बच्चे हैं। मतलब काम अभी नहीं करना पड़े, अभी लिखो चुपचाप, कोई नहीं PDF मैम, नहीं मिलने वाली। टॉपिक तो लिख लिए, अंदर का हाँ, तो मटेरियल भेज देना। इसकी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ो, डेली क्लास अटेंड करो, पढ़ो, और नहीं तभी मैम मिलेगा। देना तो पड़ेगा आपको। ना हाँ, ना मैम। ना, ये कोई बात है? मैम हम निकाल क्लास लेंगे अपने आप अटेंड करते शेयर कर दो। जो मैं समझा रही हूँ उसको चुपचाप समझो, समझे ना, बिना कुछ बोले। मैम जल्दी से नोट CIS करो। की फुल फॉर्म बताओ। हाँ लिखो, CIS की फुल फॉर्म लिखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। मैम ना तो हमारा कोर्स कम हो रहा, ना एग्जाम कुछ हो रहे, और फिर भी इसमें टॉपिक बढ़ा रहे हो आप। मैं नहीं बढ़ा रही बेटा, हाँ मैम CBSE ने आपके हाथ पहले ही में बड़ा कुछ कर नहीं दिया है। है। PDF भी तो प्रोवाइड नहीं करा रहे ना। आपको जरूरत नहीं तो पड़ेगी, चीटिंग। अगर नेहा मेरी क्लास अटेंड करोगे ना, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट वरी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। हाँ मैम, बस इस आप चीज की प्रोवाइड करा देना। मैम वो तो हमें लेकिन पता आप था, अभी दे दोगे। बेटा अगर आप अभी हैंड टू हैंड लिखते जाओगे ना मेरे साथ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ हैंड टू हैंड लिख लो ये चीजें, ठीक है? बढ़े आगे हम। यहाँ पर एक आपके पास ज्योग्राफिकल एरिया का एक मैप है, तो कैन यू नेम द ज्योग्राफिकल एरिया शोन इन गिवन मैप? इस ज्योग्राफिकल एरिया का क्या नाम है, बता सकते हो? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शोन इन गिवन मैप? सॉरी थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने जहां से लिया है ना वहां ये क्लियर नहीं था। दिखाई दे रहा है क्या कुछ कुछ? यस मैम। नीचे से सेकंड साउथ अरेबिया, मैम इराक, ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, उसके ऊपर कुवैत, उसके ऊपर इराक, सीरिया, इजराइल, बड़ी कतार, अच्छी आंखें हैं। उसके ऊपर ऊपर टर्की। यूनाइटेड। मैम उसके नीचे साइरिया, ऐसे मैं भी बता दूं? हाँ वेरी गुड, मतलब आप सबकी आईज इतना ऐसे ही तो बताना है। नो मैम प्रॉब्लम, सबकी आईज जो है वो 6x6 है। और ये जो एरिया है ये बताओ ये कौन सा एरिया है? मैम एशिया का है ना? क्या? ये तो आपने छोटे छोटे कंट्रीज के नाम बताए, मैं पूछ रही हूँ पूरा एरिया कौन सा एरिया है? मैम गल्फ। गल्फ? हाँ मैम ने गल्फ और लिखवा दिया तो गल्फ बोल दो। हाँ नहीं नहीं मैम, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ। बेटा दिस इज द मिडिल ईस्ट एरिया, दैट इज नोन एज मिडिल ईस्ट एरिया, जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो है वो हम पढ़ेंगे। तो वो ये एरिया है दैट इज नोन एज मिडिल ईस्ट एरिया, दैट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन। इसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन कहते हैं। एंड इट्स इंक्लूड्स वेस्टर्न एशिया, ईरान एंड ऑल ऑफ द इजिप्ट। समझ में आ रहा है? ये जो मिडिल ईस्ट एरिया है इसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन कहते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वेस्टर्न एशिया, एशिया की बात कर रही हूँ, वेस्टर्न एशिया की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, वेस्टर्न एशिया, ईरान एंड ऑल ऑफ इजिप्ट। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बच्चों? यस मैम। फाइन। इसके अंदर कौन कौन से कंट्री हैं जो आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो रहे हैं? यहाँ पर देखिए बहुत सारे छोटे 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 कंट्रीज आपको दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं? दैट इज टर्की, इजराइल, लेबनान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया। इस तरीके से आपको बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा जो एरिया है दैट इज नोन एज
द मिडिल ईस्ट एरिया। क्लियर, समझ में आ गया सबको? यस मैम। बेटा किसी को जरा भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, बाद में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इस एरिया में एक छोटा सा कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या? अफगानिस्तान। आप सबको यहाँ पर अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम। कहाँ दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान? मैम यूनाइटेड अरब के साइड ऊपर। में एकदम पूरा बिल्कुल ईरान के पास। बिल्कुल राइट हैंड साइड में ईरान के पास में ही आपको टच करता हुआ अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। और ये जो सारे कंट्री हैं वो इसमें जो क्राइसिस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम क्राइसिस की बात करेंगे वो अफगानिस्तान के क्राइसिस की बात करेंगे, जो कब हुआ था? 1979 में हुआ था। क्लियर? यस अब मैम। मैं आपको दिखाती हूँ अफगानिस्तान कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान कहाँ पर है। अच्छा मैंने इसमें वो मैप हाँ किया है। ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। सबको विजिबल है ना? अब इसमें अफगानिस्तान आप लोगों को दिखाई दे रहा है इंडिया के पास में, इंडिया का नेबरिंग रेड कंट्री वाला। है अफगानिस्तान। यस और नो? यस मैम। तो अब मैं होप करती हूँ कि जो जितने भी आपको यहाँ पर ओशियंस दिखाई दे रहे हैं उसके बीच में, जैसे आर्कटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, और वहीं पर आपको जहां पर इंडिया दिखाई दे रहा है उसके पास में ये रेड कलर में अफगानिस्तान आपको शो हो रहा होगा छोटा सा। जो अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं ना, अफगानिस्तान में भी बहुत सारी छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं बहुत सारे हैं ये, लेकिन जो मेन पार्ट है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है ईरान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और ये सब जो हैं वो सारे के सारे कैसे कंट्री हैं? यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का क्राइसिस देखने को मिला, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस हुआ था वो आपका अफगानिस्तान में हुआ था। और ये जो अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइसिस, जो आपके क्वेश्चन में कई बार आता है ये पेपर में। लास्ट ईयर से ही ऐड, कई बार क्या आता है, लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है और ये इस बार पक्का आएगा। आप ये नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो किससे रिलेटेड, या तो अरब स्प्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, या अफगानिस्तान और गल्फ वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन करके लिख लीजिए अपने पास। फाइन। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें आपको अफगानिस्तान ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। इज इट विजिबल? अगर मैप में आपको शो करना पड़ेगा तो आप शो कर पाएंगे अफगानिस्तान? यस मैम। Fine. Now we are coming on the Afghanistan crisis of 1979. This period from December to 1979 to February 1989 in Afghanistan is known as the Soviet-Afghan War. अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 से लेकर फरवरी 1989 तक सोवियत अफगान जो वॉर हुई थी उसके नाम से जाना जाता है। ये जो पीरियड है 1979 से लेके 1989 का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज अफगान वॉर। इज इट क्लियर? This was the time when army of the Soviet Union fought on behalf of the Afghan government against the Afghan Mujahideen. ये क्या चीज है? ये जो टाइम ऑफ पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड था, ये सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी उन्होंने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से जो अफगान के मुजाहिदीन जो थे उनके खिलाफ क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी, उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अफगानिस्तान क्राइसिस का जो पीरियड है 1979 से लेके 1989 तक का वो अफगान वॉर के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम में जहां आर्मी जो थी सोवियत यूनियन की, उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी? उन्होंने अफगानिस्तान हाँ उनकी तरफ से मुजाहिदीन जो लोग थे उनके लिए, उनके खिलाफ क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी, उनके अगेंस्ट में वॉर किया। So that period is known as Afghan War. ये क्लियर हो गई सबको? इतनी सी बात क्लियर हो गई? yes, आगे बढ़ो। 1979 में जो सोवियत के जो प्रेसिडेंट थे, 1979 में सोवियत के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? लियोनिड ब्रेजनेव।
उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी जो आर्मी है उसको भेजने का फैसला किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी आर्मी 1979 में हम कहाँ भेजेंगे, अफगानिस्तान में भेजेंगे। So in 1979, Soviet President Leonid Brezhnev have decided to send his army to Afghanistan. And they motivate, the behind this was to help the communist government, and they led by Sayyid Muhammad Najibullah in Afghanistan to fight against the Mujahideen, and it ended with the withdrawal of Soviet forces in 1989. इसके जो इसके पीछे जो मोटिवेट कर रहा था वो कौन था, मकसद जो इसका मेन जो मोटिवेशन था वो क्या था, अफगान में जो सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह थे उनके लीडरशिप में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके खिलाफ क्या लड़ाई लड़ी, उनको मदद पहुंचाई। और 1989 में जो सोवियत फोर्सेस थी उन्होंने अपने सेनाओं को, उन्होंने अपने जितने भी लोग थे उनको वापस बुला लिया, और ये जो लड़ाई थी, जो ये वॉर थी, वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। कब फिनिश हुई, 1989 में। इसका मेन मोटिव क्या था, व्हाट वाज द मेन मोटिव, किसकी हेल्प करना, बिल्कुल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की क्या करना, हेल्प करना, पूरी तरह उसकी मदद करना, और मुजाहिदीन जो लोग थे उनके खिलाफ क्या करना, लड़ाई करना। दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ दैट किसका मेन मोटिव था, सोवियत यूनियन। इज इट क्लियर? यहां तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। आई होप सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम। बेटा इस टॉपिक को यहीं खत्म करूं या आगे बढ़ना है, जल्दी बोलो फटाफट। खत्म, यहीं खत्म कर दूं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ मैं पहले पीडीएफ भेज देती हूँ आपको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करती हूँ, ये करूँ? यस मैम, ताकि हम रीड कर ले, कि आप लोग रीड कर पाओ। बिल्कुल, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसामा बिन लादेन, आपने नाम भी सुना होगा उनका, उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है उसामा बिन लादेन कौन थे, हु वाज दैट पर्सन? यस। चलिए, अगर आपको पता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, पर मैं उससे पहले मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर देती हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए पढ़ने में। फाइन बच्चों, मैं आप लोगों को है ना एक क्वेश्चंस की वर्कशीट और देना चाह रही हूँ, दे दूं आज? यस मैम। एक बार शेयर कर दूं यहाँ पर वर्कशीट, दैट इज मच बेटर कि मैं आपको शेयर कर देती हूँ वर्कशीट, जिससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, और वो आपको क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं। कौन से चैप्टर के? इसी चैप्टर के, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ठीक है, दे दूं? यस मैम। इज इट विजिबल? यस मैम, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। मैं पहले भी दे चुकी हूँ, एंड ऑफ बाइपोलरिटी के होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, ये दूसरी वर्कशीट है, दूसरा असाइनमेंट है ये। यस पहला मैम। असाइनमेंट दे चुकी हूँ। हाँ बोलो मैम, जो हमको पॉलिटिकल की फाइल बनानी है वो भी A3 पे बनानी है, A4 पे? मैम ये सारे करने हैं क्या? ये सारे करने हैं, बिल्कुल करने हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस मुझे आपकी कॉपी में चाहिए विद आंसर्स। मैम आंसर तो लिखेंगे ही ना। हाँ नहीं, आप भरोसा नहीं है चेतना कहेगी कि नहीं मैम मैं तो बस क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि आपने क्वेश्चंस कहा था। फाइल पर इतने सारे। हाँ मैम जी, आधे मैम कुछ तो एक एक दो दो मार्क्स के हैं। क्या आस्था? मैम ऐसा कर दो कि 5 चेतना लिख लेगी, 5 मैं, 5। ठीक है, मैं ऐसा ही कर दूंगी, 5 मार्क्स तो चेतना को दे दूंगी, 5 ऐसे आस्था भी को दे दूंगी, 5 मार्क्स आस्था को दे दूंगी, 5 नेहा को दे दूंगी, काम चल जाएगा। नहीं मैम, मैं सारे कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैम ऐसा कौन कह रहा है, आज तक कोई करने को जो करना है। मुस्कान स्पीक अप। वेरी गुड। मैम इस चैप्टर के नोट्स हमें खुद बनाने हैं क्या? आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, मेरे पास बने हुए हैं। मैम आपको ही कराने हैं। तो मैं प्रोवाइड करवा दूं, आज ही दे दूं, भेज दूं? हाँ ठीक है, तो पहले आप नोट्स बनाओ, लिखोगे या पहले वर्कशीट करोगे? मैम पहले नोट्स। चलिए एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैम फाइल हाँ बोलो, फाइल का क्या करना है? मैम वो
बोलो बच्चों, फाइल का क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? मैम जैसे मैम ने बताया, श्वेता मैम ने, सेम वैसा ही करना है क्या हमें भी? मुझे एक बार बता दो, मैं बता चुकी हूँ बेटा, पूरी फाइल का मैंने पूरा पैटर्न बताया था आपको। नहीं बताया था मैम। कमाल करती हूँ, मैंने नहीं बताया पहला पेज किसका होगा, दूसरा पेज किसका होगा, फिर क्या करना है, नहीं बताया मैंने? नहीं मैम वो मैम, जो उन्होंने बोला है कि A3 में बनानी है हमको इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की A3 में बनती है बेटा, पॉलिटिकल साइंस की A4 में ही बनती है। A4 में ना, फिर ठीक है। मैम पॉलिटिकल बताऊँ साइंस कैसे मैम की ने बताया है? क्या चेतना, सॉरी? पहले मैम उन्होंने बोला है कि फाइल में सबसे पहले स्कूल का लोगो बनाना है, या फिर जो भी हमारी मर्जी कैसे रखना बेटा चाहो, ये तो या मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था, ये चीज तो चेतना भूल गए क्या सब कुछ जब मैंने टॉपिक डिस्कस किया? अच्छा आप क्लास में थी नहीं ना, जो मैम एक क्लास में बार थी। आपने अभी तक सैंपल भी नहीं दिया किस चीज का सैंपल देना नेहा? फाइल का। फाइल का सैंपल? मैं स्कूल तो जाऊं? अच्छा हाँ। बिना मैम स्कूल आप से उस दिन ऐसा? गए तो थे जिस दिन हमारे वो आपने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए उस दिन। क्या जिस दिन मैंने क्वेश्चंस दिए थे उस दिन? गए तो थे आप स्कूल? नहीं मैं तो स्कूल गई नहीं, तो पहले जब मैं तब जाती थी स्कूल जब मैंने आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उन्नति कहाँ है? वे इज उन्नति? उन्नति इज नॉट इन क्लास। कौन आया था मेरी क्लास में? मुस्कान। मुस्कान आप तो क्लास में थी बेटा रेगुलर। मैम। मुस्कान आपने यस रेगुलर मैम। क्लास अटेंड की? मैंने फर्स्ट डे आपको पूरा प्रोजेक्ट फाइल के बारे में डिस्कस किया था कि नहीं किया था? मैम किया था। एक एक चीज डिस्कस की थी, सर्टिफिकेट से लेकर तो लोगो मैम से लेकर मुस्कान से एवरीथिंग पूछो आई कैसे वाज। बनानी है। मैम आपने मैम मुझसे नहीं लिखवाए भी बोलो। थे, स्कूल क्लास में भी लिखवाया था, जब मैम ऑफलाइन क्लास थी, और ऑनलाइन में भी बताया था। अब ये कहो चेतना कि मैम दोबारा बता दूं? हाँ मैम यही कहना मैम चाहती थी दोबारा चेतना। बता दो। हाँ तो अब मैं दोबारा बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, या अभी तो डिस्कस करने में काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा है वो जो मुझे समझाना है, फिर पूरा वही 40 मैम मिनट्स बता की। दो मैम, अभी तो क्लास में 20 मिनट्स है हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास में 20 मिनट्स हैं, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ चेतना, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना था, जैसे सानिया सुहानी भी उस दिन क्लास में नहीं थी, भूमिका भी क्लास में नहीं थी, बहुत सारे बच्चे थे, विकास भी क्लास में नहीं था, तो मैं आप लोगों को वापस रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है उसमें, तो बहुत अच्छे से सुन लीजिए आप लोग। प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो आपका कवर पेज होगा, कवर पेज में आपको टॉपिक डालना है, अपना नाम मेंशन करना है, और जिस टीचर को आप सबमिट करा रहे हो बस इतना ही मेंशन करना है, इससे ज्यादा मेंशन नहीं करना है। आपका नाम बहुत जरूरी है, आपका रोल नंबर जरूरी है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कवर पेज पे। फिर जो सेकंड पेज आएगा उसमें मालवीय कॉन्वेंट स्कूल और अपने स्कूल का लोगो होगा, दोनों चीजें बहुत सेकंड इंपॉर्टेंट है। पेज में? फर्स्ट पेज में अगर जगह मिलती है तो फर्स्ट पेज में कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो नहीं जगह मैम, देख। इकोनॉमिक्स वाली मैम लोगो ने बिल्कुल उल्टा बताया, इसलिए कंफ्यूज हो जाए। उन्होंने फर्स्ट पेज में लोगो और वो बताया मालवीय कॉन्वेंट स्कूल। यस नहीं, मैम। सबसे पहले आपका नाम आएगा बेटा, फिर मालवीय कॉन्वेंट स्कूल और लोगो आएगा, हमेशा यही होता है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैम ने ये करवाया हुआ हो, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना डिफरेंट है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कवर पेज होगा उसमें आपका नाम सबसे पहले होगा, कि ओपन फाइल ओपन करते ही टॉपिक और नाम होना चाहिए कि किस कौन सा टॉपिक आपने लिया है, और आपका नाम क्या है जिस बच्चे ने लिया, रोल नंबर। ये तीन चीजें सीबीएसई के पास जरूर जाएंगे, और ऊपर मालवीय कॉन्वेंट स्कूल का एक लोगो, अगर उसी पेज पे लगाना चाहते हो उसी पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे लगाना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद सेकंड पेज आपका सर्टिफिकेट पेज होगा, जिसमें पूरी चीजें मेंशन होंगी कि सर्टिफिकेट जो है वो किसको दिया जा रहा है, किसने ये फाइल बनाई है और उसने कितना वर्क किया है। क्लियर? थर्ड पेज आपका एक्नॉलेजमेंट पेज होगा। एक्नॉलेजमेंट पेज क्या होता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये 11th क्लास में भी कई बच्चों ने बनाया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपके टॉपिक से रिलेटेड, क्या इंडेक्स है, क्या कंटेंट है, आप कौन कौन से कंटेंट यूज में ले रहे हैं। फाइन, आपका इंडेक्स बनेगा पूरा, उसमें आप पूरे कंटेंट जो है वो मेंशन करेंगे,
अकॉर्डिंग टू देयर पेज नंबर। बच्चों जब आप कंटेंट डालेंगे तो पेज नंबर हर पेज पे डालेंगे, हर पेज पे मुझे पेज नंबर चाहिए। नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में आप पेज नंबर डालेंगे, ऊपर नहीं डालेंगे, पेज नंबर नीचे जाएगा। इसके बाद आप उस जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो उसके सब टॉपिक्स होंगे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स देंगे आप, और उसके बाद यदि मैप वगैरह जो भी चीजें हैं सब आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट में आपकी बिब्लियोग्राफी होगी। बिब्लियोग्राफी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपने जहां से भी कंटेंट लिया है, क्योंकि कई बार सीबीएसई से जो आते हैं एग्जामिनर्स जो आते हैं वो सीधे क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं कि क्या आपने बिब्लियोग्राफी में जो ये कंटेंट्स लिए हैं वो सही है, एक्यूरेट है कि नहीं है, और वो कई बार उसको चेक भी करते हैं। सो प्लीज आप लोग उनको इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर एग्जाम लेने आएगा वो मान के चलो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा उसको, और उसको पता है कौन सी चीज कहां पर है, ही नोज एवरीथिंग वेरी वेल। आप जो बनाएंगे फाइल उसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहला, आप जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो आपने कोई टॉपिक चूज कर लिया उसके कंटेंट आप लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं, आपको उसका मैटर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर मैटर होना चाहिए आपके पास उस कंटेंट का। और इसके अलावा छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं हो। प्लीज अवॉइड सेलेक्टिंग द वास्ट टॉपिक। कोशिश ये करो कि टॉपिक थोड़ा छोटा हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पुट अप करेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा पिक्चर्स और जो मैप्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए पिक्चर्स और मैप्स। और आप हर पिक्चर के ऊपर उसको डिफाइन करोगे कि आप किस चीज की पिक्चर लगा रहे हो। यदि आपने यूएसए का लोगो लगाया है तो ऊपर लिखोगे लोगो किसका, यूएसए का। आपने यदि जॉर्ज बुश की फोटो लगाई है तो उसको मेंशन करोगे जॉर्ज बुश, पूरा आपको मेंशन करना है फोटो के या मैप के ऊपर। इसके अलावा आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, चाहे वो मैप हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो टेबल हो। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो एग्जामिनर उस प्रोजेक्ट को देख के कह दे क्या प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, ना कोई राइटिंग अच्छी है। मे भी हो सकता है लास्ट ईयर जो बच्चों ने फाइल बनाई है वो इतनी अच्छी अट्रैक्टिव नहीं थी क्योंकि बच्चों को टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको काफी टाइम मिल रहा है, सब कुछ आपके पास रिक्वायर्ड है, आप स्कूल भी रेगुलर आएंगे, तो आपसे जो एग्जामिनर है वो यही होप करेगा कि यू विल बी प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट फाइल वेरी प्रेजेंटेबल। टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी, मैं आपको बता दूंगी, पूरी हेल्प करूंगी। आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कहीं भी कोई हेल्प करने में कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से ये चीज पूछनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, यू मे। इज इट क्लियर 12th क्लास? यस मैम। फाइल से रिलेटेड मेरे ख्याल से आप लोगों को जितनी जानकारी चाहिए थी मैंने सब कुछ दे दी है। यस मैम। एनी डाउट? मैम मैक्सिमम पेजेस आस्था मैक्सिमम पेजेस कुछ नहीं होता, आपका टॉपिक कैसा है आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा। आपका टॉपिक जैसा होगा वैसा ही आपका पेजेस उतने ही ऐड होंगे। यहाँ हम बाउंडेशन नहीं दे सकते आपको पेजेस की। यस अक्षिका? मैम मेरा टॉपिक वाटर एज ए कंजर्वेशन है, तो उसमें क्या क्या कर सकते हो बता दो। वो मैं आज जब आपको हमारा जब बात चल रही होगी उससे रिलेटेड तो मैं आपको पूरी चीज क्लियर करके बता दूंगी। आपका टॉपिक क्या है वापस बताओ? वाटर एज ए कंजर्वेशन। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या टॉपिक होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स ना मैं बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक दिन डिस्कस करके बता दूंगी। और किसी को कोई पूछना है कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड, एक तो अक्षिका को डिस्कस करना है और क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है। हाँ आस्था? मैम मेरा है श्रीलंका एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस था ना आपका? तो नहीं मैम आपने चेंज करा दिया था क्योंकि वो किसी और के पास भी था, तो आपने जो टॉपिक्स दिए थे उसमें से चुना था मैंने श्रीलंका सिविल वॉर। अच्छा श्रीलंका सिविल वॉर, ओके। एक है ना आस्था, अगर मिल जाए तो कहीं से 10th की बुक अपने पास संभाल के रखना। यस मैम। उसने पूरा दिया हुआ है यस मैम। क्योंकि उसमें से आपको कंटेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है? वो मैं आपको समझा दूंगी आपको क्या क्या डालना है। तो सिन्हाला वाला की बात कर रही हो क्या? हाँ वही 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 वही
अच्छा 2 से पूरा दिया हुआ था, ठीक है। मैं वही तो कह रही हूँ, 10th की बुक में है ना। यस मैम। एनीबडी एल्स? किसी को अपने टॉपिक से कोई बात पूछनी है तो बता दीजिए, मैं कोई बात नहीं एक्सप्लेन कर दूंगी। आस्था और अक्षिका को तो कर ही दूंगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम एरा वन पार्टी डोमिनेंस में सिर्फ कांग्रेस के बारे में लिखना है या फिर बाकी पार्टीज के बारे में भी लिखना ये टॉपिक हो चुका है चेतना, मुस्कान का है टॉपिक। मैम है? मेरा मैंने कब इंडियन का ले फॉरेन लिया। पॉलिसी, सॉरी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। किसका है इंडिया फॉरेन पॉलिसी? हाँ आपका हाँ ना, नेहा का। नेहा उसका नाम, चैप्टर का नाम जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से शायद एक्सटर्नल रिलेशंस हो गया है। हाँ हाँ, पर मैम बुक में तो वही था ना, इसलिए मुझे वही याद है। हाँ कोई बात नहीं, उसमें मैं बता दूंगी क्या क्या लेना है। और नहीं मैम मैंने ये ले लिया, मैं इसमें बनाने वाली हूँ। किस पे बनाने वाली हो? 2 बना लेंगे, क्या दिक्कत है। एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपैरिजन हो जाता है इसलिए थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, एज यू विश। मैम पर आप कांग्रेस, बोलने में मेरा पहले आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह क्या मैम बात है, वो दोनों को साथ बुलाएगा। हाँ मुस्कान बोलो। मैम तो आप उन्हें मुझे कैसे भी पता। बता देना टॉपिक कौन कौन से लेने हैं इसमें। हाँ मुस्कान मैं बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। आपका भी सेम ही है चेतना वाला कांग्रेस सिस्टम, यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार आपको बता दूंगी कि आपको कौन से टॉपिक में क्या लेना है। फाइन। और कुछ हो गया? वर्कशीट ये वाली मुझे पूरी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप वर्कशीट छोड़ दें प्लीज। मैम आपने कंप्लीट। बस पीडीएफ। हाँ आस्था, आई विल सेंड इट, नो प्रॉब्लम। ओके। रिया, रिया आज आपने कुछ नहीं बोला। सानिया सुहानी आपने कुछ नहीं बोला है, क्या बात है भाई? भूमिका, क्यों आप लोग माइक को म्यूट करके वीडियोस को ऑफ करके बैठ जाते हैं? वाई? सानिया सुहानी, यस मैम। कोई डाउट नहीं? भारती मैम इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, वाह, कोई डाउट नहीं है, हैं? इट्स वेरी अप्रिशिएबल फॉर मी, रियली, है ना? ऐसा ही है ना? रिया, सानिया सुहानी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे कुछ तो बोलो। नो मैम। बोली, सानिया सुहानी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आज कॉल करके पहले बात करती हूँ सानिया सुहानी से, है ना? सानिया, यस मैम। क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? नो मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं पूछना। भारती मैम इतना अच्छा पढ़ा रही है क्या? मैम पिछला वाला चैप्टर तो हो गया, और ये हेजेमोनी वाला तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके मैम। बाय बाय, गुड आफ्टरनून बेटा।